अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खलील अहमद। आज हमारा मैथ के ऊपर फिफ्थ लेक्चर होगा और आज का हमारा टॉपिक बिजनेस, फाइनेंशियल एंड पार्टनरशिप है। इसके तमाम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं और इनके फार्मूलाज को यूज़ करते हुए फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसके फ़र्क को अंडरस्टैंड करते हैं। इनके फार्मूलाज डिफरेंट हैं। तो पहले आपको क्वेश्चन की पहचान होनी चाहिए कि इसके अंदर कौन सा फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे देखें, सिंपल इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट calculated only on the original principal amount initially borrowed or invested। आपको क्वेश्चन के अंदर जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट गिवन होगी। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल अमाउंट होती क्या है। ये बेसिकली आप जो इनिशियली बारो करते हैं, मीन कि कोई उधार लेते हैं, या आप इनिशियली ऐसी अमाउंट जो इन्वेस्ट करते हैं, वो होती है ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट। इसको पी से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटरेस्ट डज नॉट कंपाउंड, इट स्टेज द सेम एवरी ईयर। मीन के इसके अंदर जो मतलब हमारे पास इन्वेस्टेड अमाउंट होती है, उसका जो इंटरेस्ट होता है वो कंपाउंड नहीं होता, मीन के चेंज नहीं होता, सेम ही रहता है हर साल। ठीक है, मतलब अगर 10% है तो 10% ही रहता है। तो इसका फार्मूला यहाँ भी आप देख सकते हैं। इसको जो है सिंपल इंटरेस्ट को एस आई, एस से सिंपल, आई से इंटरेस्ट, इसका फार्मूला ये वाला है, पी क्रॉस आर क्रॉस टी डिवाइडेड बाय 100। इसमें पी मैं बता चुका हूँ कि ये प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि आप इनिशियली इन्वेस्ट या बारो करते हैं। आर जो है ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। आपने ख्याल रखना है कि ये जो रेट होना चाहिए ना, ये पर एनम होना चाहिए, मीन के एनुअली, और टाइम इन ईयर्स होना चाहिए। ये भी हम क्वेश्चन देखेंगे कि सम टाइम एग्जामिनर ऐसे करता है कि हमें जो ईयर है ना, सॉरी टाइम जो है वो मंथ में दे देता है, तो हमने उसको ईयर में कन्वर्ट करना होता है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया। इसमें हमने ये जो चीज़ कैलकुलेट की है, ये हमने अभी मतलब फार्मूला जो देखा है वो सिंपल इंटरेस्ट का था। अगर आप ये चाहते हैं कि फाइनली आपके पास फाइनल अमाउंट भी होनी चाहिए, क्योंकि ये तो हमें पता है कि ओरिजिनल अमाउंट है, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट था जो आपने उस इंटरेस्ट की मदद से जो प्रॉफिट अर्न किया है, उसको फिर आप जो है इस सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जब ऐड करेंगे, तो वो आपके पास 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जितने भी आप मतलब वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक हो गया। वो आपके पास फाइनल अमाउंट आ जाएगी। तो क्वेश्चन के अंदर इस तरह से आएँगे क्वेश्चन जो है ना कुछ, कि आपको वो ये पूछ रहा होता है कि आप सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करें, या ये कह देता है कि आप डायरेक्टली जो है वो टोटल अमाउंट फाइंड करें। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप पहले जो है वो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करें, और जो हमारे पास ओरिजिनल मीन के जो प्रिंसिपल अमाउंट है, इनिशियली इन्वेस्टेड अमाउंट है, उसके अंदर आप ऐड करें तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। अभी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं एक दो इसके ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट एंड टोटल अमाउंट ऑन 6000 रुपीज एट 8% एनुअल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। ड्यूरेशन कितनी है? 3 साल की। और इसके ऊपर हर साल 8% का एनुअल इंटरेस्ट रेट लग रहा है। इनिशियली इन्वेस्टेड अमाउंट, जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हैं, वो कितनी है? 6000 रुपीज। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है, और टोटल अमाउंट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ए का फार्मूला हमें पता है कि ये है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। तो इसके अंदर भी हमें फिर ये चाहिए, मीन के सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना है। तो इसका फार्मूला हमें पता है, एस आई इज इक्वल टू हमारे पास पी क्रॉस आर क्रॉस टी डिवाइडेड बाय 100। तो इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास पी कितना है? पी है हमारे पास 6000। आर कितना है? 8, ये वाला। यहाँ पे मैंने गिवन भी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और हमारे पास जो टाइम कितना है? 3 ईयर का, डिवाइडेड बाय 100। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आता है 1440 रुपये। मीन के हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है? 1440। अब हमने फाइंड करना है हमारे पास जो फाइनल अमाउंट है वो कितनी बनेगी। ए इज इक्वल टू एस आई प्लस पी। तो वैल्यू पुट करें, एस आई कितना है? 1440, और हमारे पास पी कितना है? ये वाला 6000। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 7440। मीन के 3 सालों में इनकी जो टोटल अमाउंट बनी है वो बनी है ये वाली। इनिशियली अमाउंट इनके पास ये वाली थी। तो इंटरेस्ट जो है इन्होंने जो कमाया, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, वो इनका बना था 3 सालों के अंदर 1440 रुपये।
ठीक हो गया। तो यही इसका सोल्यूशन है। एग्जाम्पल 2 देखें। इफ़ द प्रिंसिपल अमाउंट इज़ $1000, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 2% पर ईयर एंड टाइम पीरियड इज़ 3 ईयर्स, व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट। इसमें एक चीज़ पूछी गई है, जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसमें टोटल अमाउंट भी पूछी गई थी। तो सेम फार्मूला आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे पी क्रॉस आर क्रॉस टी डिवाइडेड बाय 100। तो हमारे पास यहाँ पे पी कितना है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है यहाँ पे गिवन है, ये है $1000। तो इंटरेस्ट कितना है, जिसको हम आर कहेंगे इंटरेस्ट रेट, वो है 2%। और टाइम पीरियड कितना है हमारे पास, वो है 3 ईयर्स। तो इसमें आप पुट करते जाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आर हमारे पास 2 और टी हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 100। तो इसका आंसर आएगा $60। एग्जाम्पल नंबर 3। इफ यू बारो एन अमाउंट ऑफ ₹300 पर मंथ, द बारोवर चार्ज ₹6, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। यहाँ पे देखें, पहले हमने देखा कि अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट की जा रही थी। यहाँ पे अमाउंट बारो की जा रही है, मीन की उधार ली जा रही है। एक मंथ के लिए कितनी रकम उधार ली गई, ₹300। और उसके ऊपर जो कर्ज देने वाला है वो कितना चार्ज कर रहा है, ₹6, मीन के उसके ऊपर जो फाइनल इंटरेस्ट बना ना, वो उसकी बात हो रही है। हमने फाइंड करना रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उसके ऊपर जो टोटल उसने चार्ज किया है वो रकम है। ये कितनी चार्ज की है, ₹6। मतलब वो उसने कहा है कि मैं आपको जो है वो पर मंथ इतनी रकम दे रहा हूँ, ठीक है। ये पर मंथ है। तो हमने वैसे जो है साल की निकालनी होती है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी मंथ आए आपने उसको ईयर के अंदर कन्वर्ट कर देना है। तो ये जो बारवर है कितनी चार्ज कर रहा है, ₹6, ये एनुअली चार्ज कर रहा है। तो उसने रकम कितनी दी है, पर मंथ। तो पहले हम इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो 12 मंथ जो हैं वो 1 ईयर के इक्वल है। तो 1 मंथ किसके इक्वल होगा, हम इससे डिवाइड कर देंगे 1 डिवाइडेड बाय 12। तो ये उसके 1 ईयर के इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें हमारे पास जो इंटरेस्ट है, मीन की सिंपल इंटरेस्ट कितना है, ₹6। जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो बारो की गई है पर मंथ, वो है ₹300। तो टाइम पीरियड जो है हमने चेंज कर दिया इसका, ये वाला, ये हो गया हमारे पास 1 ईयर का, क्योंकि ये हमारे पास इंटरेस्ट जो है वो 1 ईयर का है ना। तो अब आपने फार्मूला लगा देना है, एस आई इज इक्वल टू पी क्रॉस आर क्रॉस टी डिवाइडेड बाय 100। हमने फाइंड आउट क्या करना है, ये वाला हमने फाइंड आउट करना है। इंटरेस्ट रेट भी हमारे पास मौजूद है, ये भी हमारे पास मौजूद है, कितना है, 6 इज इक्वल टू, इसकी अमाउंट मैंने यहाँ पे लिख दी ₹6। पी हमारे पास है ₹300। आर हमने फाइंड आउट करना है, टी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है 1 डिवाइडेड बाय 12, 100 नीचे आ जाएगा। अब आप इसको इधर ले जाएं, ये हमारे पास हो जाएगा 600 इज इक्वल टू 300 क्रॉस आर क्रॉस 1/12। आप 12 को भी उधर ले जाएं, ये हो जाएगा हमारे पास पीछे 300 क्रॉस आर। अब आप जो है 300 को इधर ले जाएं, डिवाइड करें, 600 क्रॉस 12 डिवाइडेड बाय 300। अब ये 300 600 से जब डिवाइड होगा तो ये यहाँ पे ऊपर 2 आ जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें 12 को 2 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24। मीन के इसका जो इंटरेस्ट रेट है, अगर इसको कैलकुलेट करें सारा, तो वो बनता है 24%। ठीक है, यही इसका आंसर है। कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके नेम से आपको पता चल रहा होगा कि ये सिंपल इंटरेस्ट की तरह सादा नहीं है, बल्कि उससे कम्प्लेक्स है। कंपाउंड इंटरेस्ट मीन यू अर्न इंटरेस्ट नॉट जस्ट ऑन द ओरिजिनल अमाउंट यू इन्वेस्टेड, जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, बट आल्सो ऑन द इंटरेस्ट यू हैव ऑलरेडी अर्नड इन ईयरली पीरियड्स। मीन के इसमें जो हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट होती है वो भी, और जो हमने जो प्रीवियस हमारे ईयर पीरियड्स होते हैं वो, इसको पीरियड इस वजह से कहा गया, हमें पता नहीं है वो ड्यूरेशन किस तरह का है। लेट्स से हमारे पास 2 या 3 साल का जो है वो इंटरेस्ट है, तो वो भी इसके अंदर ऐड होता रहेगा। तो इस तरह से ये कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। दिस मीन्स द इंटरेस्ट कीप्स एडिंग अप एंड यू अर्न इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। क्योंकि एक साल के अंदर हमारे पास अगर ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर कोई इंटरेस्ट है, तो भी तो एक इंटरेस्ट बेस्ड अमाउंट होगी ना। अगर हम उसको मज़ीद इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होगा। तो इसका फार्मूला यहाँ पे देखें, बेसिकली इसका फार्मूला ये वाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू
हमारे पास ये क्या है, हमारे पास फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। लेकिन हमारे पास जो फाइनल अमाउंट है वो इतने सादा तरीके से नहीं निकलती, उसके लिए हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। उसके लिए फार्मूला ये है, इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 होल रेज टू पावर टी। ए हमारे पास फाइनल अमाउंट, पी हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट, आर हमारे पास जो है वो एनुअल इंटरेस्ट रेट। इसमें भी हमने जो रेट लेना है वो एनुअली लेना है, और जो टाइम पीरियड होगा वो भी एनुअली ही लेना है, मीन कि ईयर्स का लेना है, मंथ का नहीं लेना। तो इसके जो है वो हम क्वेश्चन को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड टोटल अमाउंट ऑन 10,000 रुपीज़ फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर annum। रेट कितना है, 10%। टाइम ड्यूरेशन 2 साल। इनिशियली इन्वेस्टेड अमाउंट, जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, वो कितनी है, 10,000 रुपीज़। इसमें हमने एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है, दूसरा टोटल अमाउंट जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी फाइंड आउट करनी है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने फार्मूला देखा है, इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो इट मीन हमें जो है वो पहले कंपाउंड टोटल अमाउंट को फाइंड आउट करना है। टोटल अमाउंट का फार्मूला जो है वो हमने देखा है कि ए इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 होल रेज टू पावर टी। तो इसमें आपने वैल्यू पुट कर देनी है। ए इज इक्वल टू पी हमारे पास कितना है, जो हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 10,000 इंटू वन प्लस आर कितना हमारे पास रेट जो है वो 10 है, और डिवाइडेड बाय 100, और टाइम ड्यूरेशन कितना है वो 2 साल का है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वो टोटल अमाउंट आ जाएगी। आप जो है वो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो इंटरनल वैल्यू है वो आएगी 1.21। इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12,100 रुपीज़। ये हमारे पास फाइनल अमाउंट आ गई है, जो टोटल अमाउंट कहलाती है। तो अब आपने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है ना, तो इसमें आपने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। ये है 12,100 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, 10,000, सॉरी यस 10,000। तो इसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2,100। तो ये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट है, यहाँ पे यही वैल्यूज़ गिवन है, ये इसके आंसर्स हैं। Example number 2, if 8,000 rupees is invested for 1 year at 8% annual interest and the interest is compounded every 6 months, then what will be the total amount and how much interest will be earned? इसमें देखें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन गिवन है कि जो इंटरेस्ट है आपने 6 मंथ का निकालना है। तो वैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपने हमेशा जो है वो इंटरेस्ट एनुअली निकालना होता है, क्योंकि ये एक फैक्ट है कि आप इस तरह के क्वेश्चन में एनुअली निकालते हैं, लेकिन उसने खुद ही कंडीशन बता दी कि आपने 6 मंथ का निकालना है। तो फिर हमें ज़रूरी है कि अब हम ये 6 मंथ का निकालेंगे, लेकिन हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है वो एनुअली गिवन है, मीन के 12 मंथ का गिवन है। 12 मंथ का कितना रेट है, 8% का। लेकिन अब हमने निकालना किसका है, 6 मंथ का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 पे डिवाइड करेंगे ना, 6 मंथ हो गया जाएगा, तो मतलब हाफ करना है अब। तो ये कितना हो जाएगा, 4%। हमें 4% का इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। तो है तो 1 ईयर का ना, तो उसको डिवाइड किया गया, मतलब आप 1 साल के अंदर उसको हाफ ऑफ कर लें, तो मीन के 2 हाफ ईयर्स हो जाएंगे इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1 ईयर की बजाय 2 हाफ ईयर्स हो जाएंगे। अब हमने 1 की बजाय 2 यूज़ करना होगा फार्मूले के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे और इन वैल्यूज़ को अप्लाई करेंगे। तो हमने क्या फाइंड करना है, टोटल अमाउंट। एक तो हमने ए फाइंड आउट करना है, दूसरा हमने कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंडेड यहाँ पे वर्ड आ गया ना, तो इट मीन कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ए हमारे पास है, ए इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 रेज टू पावर टी। अब हमारे पास पी कितना है, पी हमारे पास है 8,000 इंटू वन प्लस आर कितना है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू पावर 2। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल अमाउंट है वो आ जाएगी 8,652.2
₹8 ये हमारे पास फाइनल अमाउंट है। अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो उसका फार्मूला हमें पता है कि a माइनस पी है। इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे 68652.8 माइनस हमारे पास जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है वो है ₹8000। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 652.8 तो ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है। प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यू इनके रिलेटेड भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे देखें प्रेजेंट वैल्यू, इट इज अमाउंट ऑफ मनी यू शुड इन्वेस्ट टुडे टू गेट अ स्पेसिफिक अमाउंट इन द फ्यूचर बेस्ड ऑन अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एंड टाइम। लेट्स से आप में से कोई चाहता है कि 15 साल बाद उसके पास 15 लाख की रकम होनी चाहिए और उसने अभी से डिसाइड करना है कि मैं कितनी रकम जो है वो अभी से इन्वेस्ट करूं और उसके ऊपर किस तरह का इंटरेस्ट रेट जो है वो डिफाइन करूं और कितना टाइम पीरियड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं हमने यहाँ से कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए ये वाले फार्मूलाज यूज़ होंगे। तो आपके पास जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपने उससे ये चीज़ देखनी है, क्या आपको ये वो क्वेश्चन ये एड्रेस कर रहा है, मीन कि आपको ये बता रहा है कि हाउ मच शुड आई इन्वेस्ट टुडे टू गेट अ सर्टेन अमाउंट इन द फ्यूचर। क्योंकि एस्पायरेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या हमने प्रेजेंट का फार्मूला लगाना है या फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगाना है। तो अभी हम यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू की चीज़ों को देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर आपके पास फिर क्वेश्चन के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो परसेंटेज में गिवन हो तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। अगर आपके पास वो डेसिमल में है तो वो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखें, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय इनटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 होल रेज़ टू पावर टी। जो टी है हमारे पास टाइम है और एफ वी मीन फ्यूचर वैल्यू, पी वी मीन प्रेजेंट वैल्यू, आर जो है हमारे पास इंटरेस्ट रेट इन परसेंटेज। अगर आप ये वाला यूज़ करेंगे तो आर जो है वो इसकी इक्वल है आर डिवाइडेड बाय 100, तो फिर आप ये वाला यूज़ करेंगे। ये जो टी है ये टाइम पीरियड है पर एनम। तो जितने भी हमने क्वेश्चन देखे हैं वो उसमें टाइम पीरियड जो होता है वो पर एनम होता है। तो यहाँ पे मैंने जो है ऐड भी कर दिया कि यूज़ फर्स्ट फार्मूला इफ़ इंटरेस्ट इज गिवन इन परसेंटेज, मीन किस तरह से, अगर वो फ्रैक्शन में ऑलरेडी गिवन है तो फिर आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। अभी हम जो है वो एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जांपल देखें, इफ समवन प्रॉमिसेस टू गिव यू 10,000 रुपीज आफ्टर 2 years एंड इंटरेस्ट रेट इज 10% पर ईयर, हाउ मच इज दैट 10,000 रुपीज वर्थ टूडे। यहाँ पे देखें ये फ्यूचर की बात हो रही है कि एक इंडिविजुअल आपको 2 साल बाद 10,000 रुपए देगा। हमने फाइंड आउट ये करना है कि अभी प्रेजेंट प्रेजेंट में कितनी जो उसकी अमाउंट होगी जो उसको दी होगी और उसने 2 साल बाद उसको रिटर्न करनी है, मीन कि उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है ना। तो वो अमाउंट जो है बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई है, 10,000 रुपये हम अज्यूम कर रहे हैं। लेट्स से हम यहाँ पे देखते हैं दो इंडिविजुअल हैं ए और बी। अब बी जो है ना ये वाला है जो कहता है कि मैं आपको जो है वो 10,000 रुपये दूंगा कितने साल बाद, 2 years, और कितनी अमाउंट है, 10,000 रुपीज़। इट मीन कि ए ने बी को कुछ अमाउंट दी है अभी के लिए, प्रेजेंट की बात हो रही है, ये फ्यूचर की बात हो रही है, ये जो सारी मैंने बताई है ना यहाँ पे ये फ्यूचर है, फ्यूचर वैल्यू। अभी हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है हमें पता ही नहीं है, वो हमने फाइंड करनी है। लेट्स से हम हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है एक्स और उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट है पर ईयर, 10% का इंटरेस्ट रेट लग रहा है। तो अब इसके लिहाज से वो बी कहता है कि मैं आपको जो है वो 10,000 रुपये बाद में दूंगा। हमने ये फाइंड आउट करना है कि अभी के लिए इस इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग कितनी अमाउंट जो है वो प्रेजेंट में बनती है। तो वह हमने फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगाएं, यहाँ पे हमारे पास है हमने यहाँ पे देखें पी वी प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है फिर फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय फिर आ जाता है इनटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 इनटू रेज़ टू पावर टी। तो ड्यूरेशन भी हमें गिवन है, फ्यूचर वैल्यू भी गिवन है, रेट भी गिवन है, हर चीज़ गिवन है। तो हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपने जस्ट फार्मूले के अंदर वैल्यू को पुट कर देना। फ्यूचर वैल्यू कितनी है, ये वाली 10,000 और इनटू 1 प्लस आर कितना हमारे पास रेट 10% का है और फिर नीचे हमने 100 से डिवाइड करना है। ड्यूरेशन है 2 साल का। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये वाली आएगी। फ्यूचर वैल्यू इसको अंडरस्टैंड करते हैं।
इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी यू विल हैव इन द फ्यूचर आफ्टर इन्वेस्टिंग अ सर्टेन अमाउंट टुडे बेस्ड ऑन अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एंड टाइम। ये भी प्रेजेंट वैल्यू की ही तरह है, लेकिन उसकी बिल्कुल उलट है। प्रेजेंट वैल्यू में हमारे पास फ्यूचर वैल्यू गिवन होती थी, लेकिन यहाँ पे हमने फ्यूचर वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सेम इसी तरह इसके बरक्स वहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू थी जिसमें हमने देखा, उसमें हमने प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करना होता था। यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे देखें कि आज जो अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग अमाउंट जो है, जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हमारे पास गिवन है। हमें पता है कि हमने आज कितनी अमाउंट जो है इन्वेस्ट करनी है। हमें ये भी पता है कि उसके ऊपर हमने जो इंटरेस्ट रेट लगाना है वो कितना लगाना है, 5%, 10%, 20% कितना लगाना है वो हमें पता है। और टाइम ड्यूरेशन भी हमने खुद डिसाइड करनी है कि हमने फ्यूचर वैल्यू जो है वो 5 साल बाद, 10 साल बाद जो है वो निकालनी है, कितनी निकालनी है, तो उसके लिए ये वाले फार्मूलाज यूज़ होंगे। सेम इसी तरह जिस तरह हमने प्रेजेंट वैल्यू में देखा था कि अगर हमारे पास इंटरेस्ट रेट जो है वो परसेंटेज में है, तो हमने आर डिवाइडेड बाय 100 का ये फार्मूला यूज़ करना है। बेसिकली ये जो छोटा आर है ना, ये इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय 100 है। अगर डेसिमल में तो हमने ये वाला यूज़ कर लेना है, अगर हमारे पास परसेंटेज में है तो हमने ये वाला यूज़ कर लेना है। लेकिन फार्मूले की जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी। पी मीन कि जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, जो इन्वेस्टिंग अमाउंट है, जो इनिशियल अमाउंट है, उसको कहते हैं क्रॉस इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 रेज पावर टी। तो यहाँ पे टी जो है हमारे पास टाइम इन ईयर्स, और आर जो है इंटरेस्ट रेट पर एनम, पी जो है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू जिसको हम इनिशियल वैल्यू कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे देखें। इफ़ यू इन्वेस्ट 8,000 रुपीज़ टुडे एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर ईयर, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट मीन के फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स। आफ्टर का वर्ड है ना, तो मीन कि ये फ्यूचर के अंदर हमसे पूछना चाह रहा है कि फ्यूचर के अंदर उसकी कितनी वैल्यू होगी, कितनी अमाउंट होगी। तो फार्मूला यूज़ करते हैं। हमारे पास जो है इनिशियल अमाउंट भी गिवन है जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटरेस्ट रेट भी गिवन है, और ड्यूरेशन कितना है, 3 साल का। तो फार्मूला यूज़ करें। हमारे पास फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी क्रॉस इनटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 रेज टू पावर टी। पी कितना है, 8,000 क्रॉस इनटू 1 प्लस आर कितना हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू पावर टी कितना है, 3। तो आप इसको सॉल्व करें तो इंटरनल वैल्यू जो है हमारे पास आएगी 1.05 रेज टू पावर 3 क्रॉस इनटू, सॉरी 800, सॉरी 8,000। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9,261 रुपीज़। अभी कितनी थी अमाउंट, 8,000। मीन के 2 साल बाद इस इंटरेस्ट रेट के साथ फ्यूचर वैल्यू ये वाली हो जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टनरशिप इन बिजनेस मीन शराकत दारी, जिसमें एक से ज़्यादा इंडिविजुअल्स एक बिजनेस को रन करते हैं और एंड पे उनको जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको भी इक्वली डिवाइड करते हैं। तो लेट्स से हमारे पास दो इंडिविजुअल हैं, ए और बी। वो फरवरी 2025 के अंदर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें ए की इन्वेस्टमेंट है 20,000 और बी की इन्वेस्टमेंट है 15,000। अब टाइम ड्यूरेशन क्या है, दोनों का सेम है। तो एंड पे क्या होगा, उस बंदे को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा जिसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। लेट्स से हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक और इंडिविजुअल है सी। उसको 3 महीने बाद ख्याल आता है, लेट्स से हमारे पास मई है। वो चाहता है कि मैं भी इस बिज़नेस के अंदर शमूलियत अख्तियार करूँ, और वो लेकिन अमाउंट जो है वो ज़्यादा ले आता है, 25,000 इसके अंदर इन्वेस्ट कर देता है। लेकिन टाइम पीरियड देखें, वो 3 महीने बाद या 4 महीने बाद या 5 महीने बाद ज्वाइन हुआ है। तो ऑटोमेटिकली उस टाइम पीरियड से देखें तो इसके पास, सी के पास जो है प्रॉफिट बहुत कम आएगा। लेकिन हमने ये भी देखना है कि अगर उसने इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत ज़्यादा ऐड कर दी है, तो उस हिसाब से फिर हमने कैसे उसको कैलकुलेट करना है कि उसके पास जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा जाएगा। तो यही फार्मूलाज यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे देखें, अगर टाइम पीरियड सेम है तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है जिसमें प्रॉफिट शेयर ऑफ अ पार्टनर, वो कोई भी हो सकता है। अगर 3 है तो यहाँ पे पहले ए का निकालेंगे, फिर बी का, फिर सी का। तो यहाँ पे पार्टनर कैपिटल उसी का ही लगेगा जहाँ पे जिसका निकाल रहे हैं। अगर ए का निकाल रहे हैं तो आपने यहाँ पे ए का कैपिटल लिखना है, यहाँ पे टोटल आएगा, और टोटल प्रॉफिट जो एंड पे उनको
गेन हुआ है। अगर टाइम पीरियड अनइक्वल है तो फिर आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, जिसमें कैपिटल प्लस टाइम डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल प्लस टाइम। यहाँ पे प्रॉफिट जो शेयर है वो हर पार्टनर का होगा। अगर हम ए का निकाल रहे हैं तो ए का आएगा, अगर बी का निकाल रहे हैं तो बी का आएगा, सो ऑन। और नीचे जो है हमारे पास टाइम पीरियड टोटल होगा, तो टोटल कैपिटल क्रॉस टोटल प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखें एक एग्जांपल है, मैं आपको उससे जो है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे देखें एग्जांपल हमारे पास ए प्लस बी इन्वेस्ट 20,000 rupees and 30,000 rupees respectively in a business. After 1 year, the profit is 10,000 rupees. Find the share of each. तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ए का कैपिटल कितना है, 20,000, जो कि ज़्यादा है, सॉरी कम है। बी का कैपिटल कितना है, 30,000, मीन के बी का कैपिटल जो है वो ज़्यादा है। और टोटल प्रॉफिट उनको जो है साल बाद कितना हुआ, 10,000 का। इसमें सबसे पहले आपने ये करना है कि हमारे पास पहला फार्मूला यूज़ होगा ना, यहाँ पे देखें ये वाला। आपने सबसे पहले ये करना है कि इनका जो टोटल कैपिटल है ना वो निकाल लेना है। टोटल कैपिटल कितना आएगा, इनके टोटल कैपिटल को ऐड कर देना है। 20,000 प्लस 30,000, ये आ जाएगा हमारे पास 50,000, 50,000 रुपये। और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, 10,000 का। तो आपने अगर ए का शेयर निकालना है तो आपने इसके अंदर पुट कर देना है। लेट्स से ए का शेयर हमने निकालना है, इज इक्वल टू ए का कैपिटल आपने ऊपर लिखना है, 20,000 है ना, 20,000 ऊपर आएगा। नीचे हमने टोटल कैपिटल लिखना है 50,000, और जो है हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 10,000 का है। अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा 4,000। मीन के ए के पास जो शेयर गया वो कितना है, 4,000। तो नेक्स्ट जो अगर दो इंडिविजुअल हैं, नेक्स्ट प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली निकल आता है, क्योंकि ए के पास अगर 4,000 चला गया है तो 10,000 में से 4,000 गया तो पीछे कितना रह जाएगा, 6,000। आप ऑटोमेटिकली ये अज्यूम कर सकते हैं कि वो बी का कैपिटल होगा जो कि 2,000 ज़्यादा है। अगर आपने फार्मूले के तहत करना है तो भी आप कर सकते हैं। बी का शेयर यहाँ पे पुट करें, अब बी का शेयर है तो ऊपर हमारे पास बी का जो कैपिटल था वो कितना है, 30,000, डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल कितना है, 50,000, मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास जो प्रॉफिट आया था वो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो है आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसको यहाँ पे ये देखें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा सारा, 5 को इससे डिवाइड करें तो ये 6 आ जाएगा। तो मीन के 6,000 जो है वो बी का प्रॉफिट होगा। तो यही इनके आंसर्स हैं। एग्जांपल नंबर 2, ए इन्वेस्ट 10,000 फॉर 12 मंथ, बी इन्वेस्ट 15,000 फॉर 8 मंथ, प्रॉफिट 9,200 रुपये, फाइंड प्रॉफिट फॉर ईच। यहाँ पे देखें ए जो है वो पूरे 12 मंथ के लिए, 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। बी जो है वो बाद में ज्वाइन करता है, मीन के 4 माह बाद, और वो 8 मंथ के लिए इन्वेस्ट करता है। लेकिन एक और चीज़, ए की इन्वेस्टमेंट 10,000 है जो कि कम है, बी की इन्वेस्टमेंट 15,000 है जो कि 5,000 ज़्यादा है। तो अब आपने हर इंडिविजुअल का प्रॉफिट जो है वो उनका जो शेयर है प्रॉफिट के अंदर वो निकालना, तो कैसे निकालेंगे? तो जो मैंने आपको डिफरेंट टाइम पीरियड वाला फार्मूला दिखाया था, आपने वो वाला यूज़ करना है, ये वाला। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि हर इंडिविजुअल का जो कैपिटल है, उसकी जो टाइम पीरियड के अंदर शराकत दारी है, जिस टाइम पीरियड में उसने जो इन्वेस्टमेंट की है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। और नीचे जो टोटल जो अमाउंट होगी बेसिकली, वही आपने उसको डिवाइड कर देना उससे। तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसमें देखें हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट कितनी है, 10,000, टाइम पीरियड कितना है, 12,000, मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 1,20,000। अब बी का भी इसी तरह करना है। बी की इन्वेस्टमेंट कितनी है, 15,000, टाइम पीरियड कितना है, 8 मंथ। तो आपने इसको भी मल्टीप्लाई करना है, ये भी 1,20,000 हो जाएगा। अब आपने टोटल इन्वेस्टमेंट निकालनी है। टाइम पीरियड तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुका है, दोबारा से हमने जो हमने देखा था बटे के अंदर, टोटल जो है इन्वेस्टमेंट या कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम, वो हमने नहीं करना क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इनको ऐड करना, ये बन जाएगा 2,40,000। अब आपने ए की इन्वेस्टमेंट को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सेम उसी तरह आपने ए की जो इन्वेस्टमेंट है, ये हम मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हमने सिंपली इसको ऊपर पुट करना है, 1,20,000 डिवाइडेड बाय
जो हमारे पास टोटल कैपिटल है विद टाइम मल्टीप्लिकेशन वो है 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट कितना है 9,200। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास 4,600। ये ए का कैपिटल हो गया, मतलब प्रॉफिट हो गया। इसी तरह बी का भी आप करेंगे तो मतलब यहाँ पे देखें ना, जो उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट है वो सेम आ रही है 1,20,000 1,20,000, तो उसकी भी इतनी ही निकलेगी। वैसे इस फार्मूले को यूज़ करने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप खुद जो है अपने माइंड को यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम अमाउंट आ रही है ना। तो इट मीन कि उनका प्रॉफिट जो है वो हाफ हो जाएगा। सिंपली आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इन्वेस्टर कितने हैं, 2 हैं। तो आप 9,200 को 2 से डिवाइड करें तो ऑटोमेटिकली जो है आपके पास हर बंदे की जो है वो प्रॉफिट के अंदर जो उनका शेयर है वो आ जाएगा। दोनों को 4,600 मिलेगा। तो अगर इनको ऐड करेंगे तो वो 9,200 बनेगा। Example number 3. A, B and C invest 6,000, 8,000 and 10,000 rupees for 12, 10 and 6 months respectively. Find profit for each partner if the total profit is 12,400 rupees. तो इसमें भी आप देख रहे होंगे कि इनका टाइम पीरियड जो है वो सिमिलर नहीं है और इनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी डिफरेंट है। तो आपने इनकी इन्वेस्टमेंट को उनके टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले एक इन्वेस्टमेंट कितनी है 6,000, टाइम पीरियड कितना है 12 मंथ। तो आपने 6,000 को 12 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 72,000। बी का देखें, बी की टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 8,000 है, कितने मंथ के लिए 10 मंथ के लिए। आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 80,000। इस तरह सी की देखें, इन्वेस्टमेंट है वो सबसे कम है, सॉरी इन्वेस्टमेंट तो सबसे ज़्यादा है लेकिन टाइम पीरियड जो है वो सबसे कम है, 6 मंथ का है। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 60,000। तो आपने इनके टोटल कैपिटल को जो है वो ऐड कर देना क्योंकि हम टाइम पीरियड से ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं। टोटल कैपिटल जो है वो क्या हो जाएगा, ऐड करें 72,000 प्लस 80,000 प्लस 60,000। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2,12,000। ये हमारे पास टोटल जो है वो कैपिटल आ गया। अब आपने शेयर निकालना ना ए का शेयर निकालना है तो ए की जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है विद टाइम पीरियड वो आप पुट करेंगे ऊपर, ऊपर आ जाएगा 72,000। नीचे टोटल इन्वेस्टमेंट की अमाउंट 2,12,000 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट कितना है 12,400। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4,211 रुपये। बी का भी इसी तरह आप निकाल सकते हैं। बी का यहाँ पे आप पुट करेंगे, बी की अमाउंट कितनी है 80,000 और नीचे जो है हमारे पास उसकी टोटल कैपिटल है तीनों पार्टनर का वो है 2,12,000 और मल्टीप्लाई करना है प्रॉफिट से 12,400। तो इसकी जो हमारे पास इसका जो प्रॉफिट शेयर है वो है 4,679 ये बनेगा। इसी तरह आप सी का निकाल सकते हैं। सी का कितना है 60,000 डिवाइडेड बाय 2,12,000 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट 12,400। इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आता है 3,509। ये सबसे कम प्रॉफिट जो है वो सी को गया क्योंकि उन्होंने बहुत लेट ज्वाइन किया। हालांकि उनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है सबसे ज़्यादा है 10,000 है, लेकिन क्योंकि उन्होंने बहुत लेट ज्वाइन किया तो इससे उनको प्रॉफिट कम मिला है। एग्जाम्पल नंबर 4. ए इन्वेस्ट 10,000 rupees for a full month. B invest 8,000 for 6 months and then adds 4,000 more for the next 6 months. The total profit they earned was 7,800. What would be the share of each partner from the profit? इसमें देखें, इसमें थोड़ा सा उसने ना कम्प्लेक्स करके क्वेश्चन दिया है कि वो कहता है कि ए की इन्वेस्टमेंट तो सीधी है, उसने एक साल के लिए जो है 12 मंथ के लिए 10,000 इन्वेस्ट किए। बी का केस यह है कि उसने पहले 6 मंथ तो 8,000 इन्वेस्ट किए, लेकिन अगले 6 मंथ के लिए उसने उसमें 4,000 मजीद ऐड कर दिए। ऐसा नहीं है कि उसने पहले वाले 8,000 निकाल लिए, नहीं, उसमें मजीद उसने जो है 4,000 ऐड कर दिए। पहले वाले भी 8,000 उसके लगे हुए थे, नेक्स्ट 6 मंथ के लिए उसमें 4,000 मजीद ऐड कर दिए। तो हमें जो है वो सेपरेटली टाइम पीरियड के साथ इसको निकालना पड़ेगा।
तो ए को आप सीधा यहाँ पे निकाल सकते हैं कि 10,000 क्रॉस 12 12 मंथ है ना, तो ये हो जाएगा 1,20,000। बी का केस ये है कि आपने पहले 6 मंथ की निकाल लेनी है, इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी है, आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48,000। अब नेक्स्ट मंथ में जैसे मैंने आपको बताया कि उसने पहली वाली अमाउंट निकाली नहीं है, ये हमने पहले 6 मंथ की निकाली। अब फ्रेशली जो है वो नेक्स्ट मंथ की भी 6 मंथ की आपने निकाल लेनी है, लेकिन उसमें आपने 4,000 की एडिशन करनी है। तो इसमें आप 8,000 के अंदर 4,000 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12,000। तो अब नेक्स्ट 6 मंथ के लिए फिर आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 72,000। अब ये उसके पहले 6 मंथ की अमाउंट है, ये नेक्स्ट 6 मंथ की अमाउंट है जो उसने इन्वेस्ट की है। तो इसको ऐड करें टोटल, ये हो जाएगी 1,20,000। मीन के ए की इन्वेस्टमेंट टोटल जो है वो भी 1,20,000 है, बी की इन्वेस्टमेंट भी टोटल जो है वो 1,20,000 है। तो अब इसको आप फार्मूले से करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप इसको वैसे जो है अपने माइंड से इसको अगर आप समझ गए इस बात को कि इसकी भी इन्वेस्टमेंट उतनी है, बी ए की और बी की भी उतनी है, तो इट मीन कि उनके पास जो प्रॉफिट है वो हाफ हाफ हो जाएगा। अब इसको हाफ करें, 7,800 को 2 पे डिवाइड करें तो ये बनता है 3,900 रुपये। तो यही दोनों की जो है वो प्रॉफिट के अंदर उन दोनों का शेयर आएगा। अगर फार्मूले से करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं कि एक का शेयर निकालना, तो एक का जो टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो 1,20,000 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी हो जाएगी, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2,40,000 बन जाएगी ना, और मल्टीप्लाई करें इसको 7,800, तो इसको आप करेंगे इस तरह तो ये आपके पास जो है कैलकुलेशन से 3,900 ही बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज ज़कात, उशर एंड खुम्स। यहाँ पे हम इनको थ्योरेटिकली नहीं पढ़ेंगे। अगर आपने इनको थ्योरेटिकली और कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करना है तो आप इस्लामियत की प्लेलिस्ट में जाएं, उसका 3rd या 4th लेक्चर होगा जहाँ पे हमने इसको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड किया हुआ है। तो अभी मैं जस्ट आपको मैथमेटिकली समझाऊंगा कि आप इनका जो रेट है वो कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपके पास नसाब हो, अमाउंट हो, तो आप किस तरह से ज़कात निकाल सकते हैं, उशर निकाल सकते हैं, इसी तरह खुम्स को कैसे निकाल सकते हैं। तो फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि इसका रेट कितना होता है। रेट है 2.5%। अगर गोल्ड का नसाब मौजूद है आपके पास, तो आपको पता है उसका नसाब होता है 7.5 तोले सोना। ग्राम के अंदर देखें तो वो होता है 87.48 ग्राम्स। इसी तरह सिल्वर, जिसको चांदी कहते हैं, वो 52.5 तोले होता है ग्राम के अंदर, 612.36 ग्राम बनेगा। तो या इनके इक्विवेलेंट कोई और चीज़ है तो उसके ऊपर भी रेट जो है वो 2.5% लगेगा। ये एनुअली लगता है। तो यहाँ पे जो है इसी तरह उशर का देखें। उशर का जो रेट है ना वो 3 कंडीशंस के ऊपर होता है। जो पहली कंडीशन वो ये है कि इफ़ क्रॉप्स आर वाटर्ड नेचुरली, जिसमें नेचुरली में आपको पता है कि रेन हो सकती है, रिवर या स्ट्रीम, क्योंकि इसमें किसान का अपना कोई खर्चा यूज़ नहीं हो रहा होता, मतलब उसको पानी जो है वो कीमत के थ्रू नहीं मिल रहा बल्कि फ्री में मिल रहा है। तो उसके ऊपर जो उशर का रेट होगा वो 10% होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर किसान अपना खर्चा यूज़ कर रहा है, मीन कि उसको पानी जो है वो नेचुरली नहीं मिल रहा, इलेक्ट्रिक पंप यूज़ कर रहा है, ट्यूबवेल है, कोई भी चीज़ यूज़ कर रहा है, तो उसमें ज़ाहिर है उसको अपना बहुत ज़्यादा खर्चा यूज़ करना पड़ता है, तो उसमें काफ़ी रियायत है। उसमें उशर जो है उसको 5% देना पड़ता है। अगर ऐसा है कि किसान जो है वो दोनों चीज़ों का अवेल कर रहा है, नेचुरली उसके पास भी रिसोर्सेज हैं, जैसे कैनाल्स होती हैं, उसमें 6 मंथ के लिए आपको पता है कैनाल चलती हैं या वीकली चलती हैं। तो सम टाइम फिर उसमें आपको जो है वो मैकेनिकल सिस्टम भी यूज़ करने पड़ सकते हैं। तो उस कंडीशन में जो रेट है ना वो मिक्स होता है। मीन के मिडल में होते हैं, ना तो 10% होता है ना 5%, उसमें होता है 7.5% उशर। तो इसमें ये जो होता है ना उशर, ये भी एक ज़कात ही है जो कि एग्रीकल्चरल ज़कात कहलाती है। इसमें एनुअली नहीं होता, बल्कि ये होता है कि आपने जब भी फसल काटनी है ना, उसके एंड पे आपने उस फसल में से कितनी परसेंट जो है अमाउंट जो है वो आपने उशर के तौर पे, मतलब जो कि ज़कात बनती है वो गरीबों को देनी होती है। कुछ फसलें हो सकता है कि 1 साल के लेंथ हों, जैसे कमाद है, वो पूरे 1 साल की फसल है। इसी तरह कुछ फसलें होती हैं 3 माह की होती हैं, कुछ 6 माह की होती हैं। तो हर फसल की हार्वेस्टिंग पे आपने ये उशर की अमाउंट निकालनी है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये रेट क्योंकि हमने अभी कैलकुलेट करने हैं ना मैथमेटिकली। इसी तरह खुम्स का देखें, खुम्स क्या है? ये भी एक ज़कात है।
लेकिन ये वो वाली ज़कात है कि जो कि आपको अचानक बहुत ज़्यादा मिकदार में ख़ज़ाने की सूरत में कोई चीज़ मिल जाती है। वो माइनिंग हो सकती है, मिनरल इनकम हो सकती है, या वैसे आपको कोई बहुत बड़ा ख़ज़ाना हाथ लग जाता है, तो उसमें भी आपने डायरेक्टली जो है 20% उसमें से निकाल के ना ज़कात के तौर पे गरीबों को देना है। ये इसका जो है ना रेट है, 20%, ये होता है खुम्स। तो इसका क्वेश्चन आया नहीं हुआ, लेकिन ये नहीं है कि क्वेश्चन आ नहीं सकता, क्वेश्चन इसके रिलेटेड भी आ सकता है। तो अभी हम जो है वो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह से आपने जो है वो ज़कात को निकालना है, उशर को निकालना है। पहला क्वेश्चन देखें, ए पर्सन हैज़ अ टोटल ऑफ 8 lakh in his bank account for the past 1 year. How much ज़कात इज़ ड्यू? तो आपने जो ज़कात का रेट है वो कितना होता है, 2.5% है ना, तो आपने ये रेट लगाना है 2.5 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में है तो इसकी परसेंटेज को हमने ख़त्म करना है, मल्टीप्लाई बाय 8 लाख। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 20,000, मीन के 8 लाख के ऊपर आपने 20,000 की ज़कात देनी है। ठीक हो गया, ये कैलकुलेट कर ली हमने। अब हम देखते हैं किसी तरह कोई और चीज़ है उसके पास, मतलब गोल्ड नहीं है, कोई और अमाउंट है जिसकी एक ये वाली अमाउंट है, तो ये आप रेट लगा के उसकी जो है ज़कात निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन 3 लाख रुपीज़ कैश, 91 grams of gold and 642 grams of silver, given that the prices of gold is 5,000 per gram and the price of silver is 500 per gram। तो ये एक थोड़ा सा कम्प्लेक्स क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने ये देखना कि इसमें जो चीज़ें हैं क्या वो निसाब में आ रही हैं या नहीं आ रही। तो हमने ऊपर देखा है कि अगर ग्राम तोले में ना हो, ग्राम में हो, तो कितने ग्राम हो तो ज़कात जो है वो फ़र्ज़ हो जाएगी। तो वो मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर 87.48 ग्राम हो तो वो जो है उस निसाब में आता है, मतलब उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। तो यहाँ पे देखें 91 अमीन के थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है। इसी तरह हमने देखा कि अगर सिल्वर जो है वो 612.36 ग्राम हो तो उसके ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। तो ये भी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, 642 है। तो इन दोनों के ऊपर ज़कात बनेगी। तो करना आपने ये है कि क्योंकि हमने 2.5% का जो ज़कात का रेट है, अगर हमारे पास पैसे में होगा तो वो हम आसानी से उसके ऊपर रेट लगा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ कैश में आ गई है ना, रुपए में आ गई, तो हमें सबको फिर कैश में ही कन्वर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे देखें, पहले गोल्ड की जो है वो वैल्यू निकाल लेते हैं। टोटल गोल्ड कितना है, 91 ग्राम। पर ग्राम ऑफ गोल्ड की प्राइस कितनी है, 5,000। तो 91 को आप 5,000 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4,55,000 रुपए। इसी तरह आपने गोल्ड का भी इसी तरह करना है। टोटल जो सिल्वर है हमारे पास, जो चांदी है वो है 642 ग्राम, और उसका रेट जो है वो 500 पर ग्राम है। मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 3,21,000 रुपए। तो हमारे पास तीनों जो चीज़ें हैं वो कैश में आ चुकी हैं। कैश हमारे पास ऑलरेडी जो है वो 3,000 में था। गोल्ड उसकी कीमत हमने निकाल ली, सिल्वर की कीमत निकाल ली, टोटल कितना बनेगा, 10,76,000। अब हम इसके ऊपर जो है वो 2.5% का रेट लगा के ज़कात निकाल सकते हैं आसानी से। तो आप यहाँ पे लगाएं 2.5 डिवाइडेड बाय 100। ये हमारे पास जो अमाउंट है 10,76,000। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास बनता है 36,900। ये पूरी उसकी जो घर की, मतलब जितने भी निसाब बनता था उसके ऊपर सारी ज़कात है, 36,900 रुपए। क्वेश्चन नंबर 4, ए फार्मर प्रोड्यूसेस wheat worth of 5 lakh rupees using only rain water, व्हाट इज़ द उशर ही मस्ट पे। यहाँ पे देखें, मीन के वो नेचुरल सोर्सेज को यूज़ कर रहा है, तो उशर के रेट कौन सा लगेगा, 10% का। हो सकता है कि एग्ज़ाम के अंदर आपको रेट ना मेंशन किया जाए, तो आपने ये रेट खुद से याद करके जाने हैं कि नेचुरल सोर्सेज हों तो कौन सा रेट लगेगा, मिक्स हो तो कौन सा लगेगा, अगर प्योरली जो है वो किसान की अपनी सारी जो है इन्वेस्टमेंट हो, मीन के ट्यूबवेल हो, तो फिर कौन सा रेट लगेगा। तो तब जो है वो 5% का लगता है। तो अब जो है आपने यहाँ पे रेट लगाना है 10% का, और तो लगाएं यहाँ पे, डिवाइड करें 100 से, मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 5 लाख से, तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी 50,000। 50,000 की अमाउंट जो है वो किसान ने पे करनी है।
एज अ पुशर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्रॉप प्रोड्यूस्ड यूजिंग बोथ रेन वाटर एंड मशीनरी, टोटल वैल्यू कितनी है? 4 लाख। हाउ मच उशर? तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रेट है। अगर आप रेट निकाल लेते हैं कि उशर का रेट कौन सा है, तो आप आसानी से कैलकुलेट तो कर लेते हैं ना। ये तो बहुत बेसिक जो है वो परसेंटेज के फार्मूला से आप आसानी से कर सकते हैं। 7.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख। तो आप इसको कैलकुलेट करें तो आंसर आएगा आपके पास 30,000। ये उसका उशर बनेगा। इसी तरह नेक्स्ट देखें। होम्स, ए पर्सन फाइंड हिडन ट्रेजर वर्थ ऑफ 1,50,000। हाउ मच होम्स इज़ टू बी पेड? क्योंकि इसमें किसान जो भी है, मतलब जिसको ये मिला है खजाना, इसमें उसकी कोई ख़ास मेहनत नहीं है ना। तो इस वजह से इसका रेट ज़्यादा रखा गया। तो यहाँ पे आप उसका रेट निकाल सकते हैं। 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 150 फिर 40 है। तो आप इसको कैलकुलेट करें तो ये बनता है, इसकी अमाउंट भी 30,000 ही बनेगी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इस्लामिक इनहेरिटेंस डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी हम मैथमेटिकली वरासत को, जायदाद को इस्लामिक लॉज के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर आपने इसको थ्योरेटिकली कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करना है तो आप अगेन इस्लामियात की प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पे आई थिंक लेक्चर नंबर 11 होगा, वहाँ पे इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी बेसिक जो चीज़ें हैं मैं वैसे आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर हमने इसको देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, जो फ़ौत हो जाता है ना, उसकी जो विरासत होती है, उसमें ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये आपने पहले सबसे पहले जो है वो कैलकुलेट कर लेनी है, निकाल लेनी है, बाहर निकाल लेनी है। उसके बाद जो हिस्सा बचेगा उसको हमने जो उनके वारिस होंगे, जो बाकी जितने भी घर वाले हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है वो हम बाद में देखेंगे। पहले आपने ये सारी चीज़ें निकाल लेनी है। उसमें देखें, डेट है, अगर जो फ़ौत हो चुका है उसके ऊपर कोई कर्ज़ा है, सबसे पहले तो आपने उसके जितनी भी विरासत है उसने छोड़ी है, वो हम उसकी विरासत से, उसके पैसे से, जो भी कैश है वहाँ से उसका डेट निकालेंगे, कर्ज़ा उतारेंगे। फिर तजहीज़ व तकफ़ीन, अ, इस पे भी बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है अगर वो सिटी में रहते हैं। आपको पता है जैसे लाहौर या कराची है, वहाँ पे जो कब्र की कीमत होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो कब्र खुदाई हो गई, उसके अलावा मिसलेनियस चीज़ें होती हैं जो तजहीज़ व तकफ़ीन में आती हैं, तो वो सबसे पहले पे करना है। ये 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद है विल्स। विल्स मीन वसीयत। हो सकता है कि जो फ़ौत हो चुका है उसने कुछ वसीयत की हो। वसीयत में भी फिर एक कंडीशन है कि आप 1/3 मीन के तीसरे हिस्से से ज़्यादा वसीयत नहीं कर सकते। जो फ़ौत हो चुका है उसने हो सकता है कि वसीयत की हो कि ये जो सारी मेरी अमाउंट है, जो जायदाद है, इसका तीसरा हिस्सा मस्जिद के नाम कर दें या गुरबा में तक़सीम कर दें, तो वो की जाएगी। लेकिन उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कंडीशन क्या है, तीसरे हिस्से से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो उसके बाद फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक टेबल भी ऐड किया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। वैसे तो आपको लाज़मी जाके वो लेक्चर देखना चाहिए। अगर बच्चे नहीं हैं इनके, ये देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो फिर वो जो दूसरा पार्टनर है उसका, उसको हिस्सा ज़्यादा मिलता है। अगर उनके बच्चे हैं तो फिर बच्चों को ज़्यादा मिलेगा, इनको कम मिलेगा, क्योंकि विरासत में बच्चों को जो है वो सबसे ज़्यादा हिस्सा दिया जाता है। तो अब हम देख चुके हैं कि जो बेटा है उसको 1 बेटी की निस्बत अ, एक हिस्सा है, तो बेटी बेटी को उसकी निस्बत जो है वो हाफ़ मिलता है। और अगर बच्चे हैं तो फिर वाइफ़ को कितना मिलता है? 8वाँ हिस्सा मिलता है। अगर बच्चे नहीं हैं तो फिर कितना मिलता है? चौथा हिस्सा। इसी तरह हस्बैंड जो है, अगर बच्चे हैं तो चौथा हिस्सा, अगर बच्चे नहीं हैं तो उसको हाफ़ हिस्सा मिलेगा। तो सो ऑन इसी तरह। अब हम जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ए मैन नेम्ड मिस्टर तारक डाइड, leaving behind his wife, his father and one daughter. The total value of his estate is 6 lakh rupees. Distribute the inheritance among the heirs in accordance with Islamic law. heirs कहते हैं वारिसीन को, एस्टेट कहते हैं तरका, जो कि विरासत होती है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले पॉइंट्स के फॉर्म में लिख लेना है कि वारिसीन कौन से हैं। एक वाइफ, एक फादर और उनकी एक बेटी। टोटल तरका जो है वो 60 लाख रुपए है। सबसे पहले आपने जो फिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन है वो करनी है, इनमें वाइफ जो है वो आ जाती हैं।
तो वाइफ़ का आपने निकालने से पहले ये देखना क्या उनके बच्चे हैं? बिल्कुल हैं, एक बेटी है उनकी। तो इसमें उनको अ, 8वाँ हिस्सा मिलेगा। अगर बच्चे ना होते तो फिर क्या मिलता? चौथा हिस्सा मिलता। अभी 8वाँ ही मिलेगा। आप निकाल लें यहाँ पे 6 लाख है ना? तो ये बनेगा 75,000 मीन के बीवी को 75,000 रुपए मिलेगा। अब हमने बेटी का निकालना है। बेटी को कितना मिलता है? हाफ़। तो क्योंकि उनका कोई बेटा है नहीं, तो यहाँ पे आप जो है निकाल लेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6 लाख 6 लाख। तो ये बनेगा हाफ़ हाफ़ डिवाइड करें तो ये 3 लाख बनता है। मीन के बेटी को 3 लाख रुपए जाएँगे। उसके बाद जो अमाउंट बचेगी, वो फिर जाएगी फादर को। अगर अमाउंट जो है सिर्फ़ उनके बच्चे होते ना बचते तो फिर फादर को नहीं जाती। मीन के अगर बाप खुद ज़िंदा होता। तो ये मतलब उस कंडीशन में है कि अगर उनका कोई भी नहीं है मतलब अब वो फ़ौत हो चुका है तो उनका बाप भी ज़िंदा है, तो फिर दी जाएगी। ये सारे कंसेप्ट जो है ना ये मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, वहाँ पे भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर फादर भी ना हो, तो फिर उनके दादा जो हैं उनको जाएगी। वो ख़ैर इतना मेरे ख़्याल कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपने ये करना है कि जो टोटल अमाउंट है ना 6 लाख, उसमें से जो बीवी का हिस्सा 75,000 है ना, प्लस बेटी का हिस्सा कितना है 3 लाख है। ये निकाल लेंगे ना तो जो अमाउंट बचेगी वो किसको जाएगी? फादर को चली जाएगी, जो कि बनता है 2,25,000। ठीक हो गया। ये फादर भला कौन-सा है? ये फादर वो है जो कि इस डॉटर का कौन क्या होगा? दादा होगा। मीन के ये जो हमारे पास हमने देखा तारिक, उसके बाप की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2, ए मैन डाइज़ लिविंग बिहाइंड अ वाइफ, 2 सन्स एंड अ डॉटर। The total value of his estate is 15 lakh rupees. Before distribution, 1 lakh rupee was spent on tajheez or takfeen and he had a debt of 2 lakh rupees. Distribute the remaining estate among the heirs according to Islamic inheritance law. तो सबसे पहले आपने वारिसीन देखने हैं कि कौन कौन से हैं। वाइफ, दो बेटे और एक बेटी। तो टोटल कितना एस्टेट है? तरका कितना है? 15 लाख का। तो तरक़े को तक़सीम करने से पहले मैंने आपको बताया था कि आपने 3 कंडीशंस देखनी है, 3 एलिमेंट्स देखने हैं। अगर वो कोई भी है तो आपने सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन से पहले वो निकाल लेनी है अमाउंट। तो इसमें देखें, एक तो तजहीज़ व तकफ़ीन यहाँ पे मौजूद है, फिर डेट भी है, तीसरा था वसीयत। वसीयत का एलिमेंट तो इसमें नहीं है, लेकिन ये 2 मौजूद हैं। तो आपने ये पहले निकाल लेने हैं। यहाँ पे 1 लाख और ये 2 लाख, 3 लाख हो गया है। आपने 15 लाख में से 3 लाख जो है वो निकाल लेना है। तो पीछे की जो तरका पीछे रह जाएगा, जो तरके की अमाउंट है, वो रह जाएगी 12 लाख। अब आपने 12 लाख को जो है वो बाकी जो उनके वारिसीन हैं उनमें डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बीवी का हिस्सा जो है आपको पता है उनके बच्चे हैं, तो बच्चों की सूरत में बीवी को 8वाँ हिस्सा मिलता है। तो आप इसको जो है वो डिवाइड करेंगे तो बीवी को जाएगा 1,50,000 रुपए। अब आपने जो बाकी तरका बचा था 12 लाख, 12 लाख में से ये वाला निकाल लेना है। तो पीछे कितना बचेगा? 10,50,000। अब आपने इसको बच्चों पे तक़सीम करना है। तो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ जो सन है उसको 2 हिस्से मिलते हैं, जो बेटी होती है उसको 1 हिस्सा। मीन कि अगर आप उस तरह देखना चाहें तो बेटे को 1 हिस्सा और बेटी को जो है वो हाफ़ हिस्सा। तो उस तरह कैलकुलेट करेंगे तो वो हाफ़ जो है इधर आके 2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये 2 हिस्से जो हैं वो बेटों को मिलेंगे, 1 हिस्सा बेटी को। तो आपने इस तरह करना है कि अब आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला हमने ऊपर देखा था बिज़नेस का जो मेथड है वो वाला यूज़ करना है। इनको आप करेंगे ऐड। तो ऐड करें 5 पार्ट्स हो गए, जिस तरह हमने रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन देखी थी उसी तरह ही। ये 5 पार्ट्स, अब आपने एक बेटे का हिस्सा निकालना है ना, तो टोटल कितने पार्ट्स हैं? 5 है, नीचे आएगा। पहले बेटा फॉर एग्ज़ाम्पल ए है, ए की कितनी जो मतलब उसको दिया जाएगा हिस्सा, वो 2 है, 5 में से 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 5 क्रॉस ये वाली हमारे पास जो अमाउंट है 10,50,000 की, तो उसको हिस्सा आएगा 4,20,000। एक बेटे को ये हिस्सा आ रहा तो इट मीन ऑटोमैटिकली जो दूसरा बेटा है लेट्स से बी है, तो उसको भी यही अमाउंट जाएगी। तो अब बेटे को कितना जाएगा? इसका हाफ़ कर लें। अगर आपने हाफ़ नहीं करना तो आप इस तरह फ़ार्मूले से जो है 1 डिवाइडेड बाय 5 करें और यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, तो ये उसकी बेटी का हिस्सा निकल आएगा। तो फाइनली जो हमारे पास जो शेयर आएगा, वो ये वाला आएगा। बीवी को 1,50,000, पहले सन को 4,20,000, दूसरे को भी 4,20,000, बेटी को 2,10,000।
तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।